Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम और आप पिछले दिनों से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज फिर से स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जो लास्ट टॉपिक बाकी था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। मल्टीपल थाउजेंड्स एंड स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मेरे कोर सब्जेक्ट्स है जिसके साथ मैं जाना जाता हूँ। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया है और यहाँ पे इंडिया के 100 से ज्यादा टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जिनके आपको डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड टाइम एक्सेस भी आप देख पाओगे। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी की कोर तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि यू कैन जॉइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे ही अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी हिस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कराता हूँ। आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे जितने भी हिस्ट्री के कोर्सेज है उसको आप एक्सेस कर पाओगे। और मेरे कोर्सेज जनरली लाइव कोर्सेज भी रहते हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आप मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख पाओगे। मेरे कोर्सेज में मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको इनफैक्ट हैंडआउट्स के रूप में जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है वो भी शेयर कर देता हूँ, सो दैट वो रिविजन करते समय उनको कोई तकलीफ ना आए। और इसके अलावा हम लोग जब अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको मैं गाइड करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन से टीचर अच्छे अच्छे टीचर्स इंडिया के पढ़ाते हैं, तो उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब लोग, और इंक्लूडिंग अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहो तो वो भी आप देख पाओगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के आपको और कुछ नहीं करना है, PN लाइव कोड यूज करना है पहले तो। और हमेशा याद रखेगा कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन मेक श्योर कि यू टेक मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 1 year में 39,600 is the fees for 1 year subscription and for 2 year it is 57,600 after using the referral code। ये कोड से आपको दो एडवांटेज हो गए। एक तो आपके 10% सेव हो जाएंगे, ऑब्वियस है कि यू विल सेव 10% ऑफ रुपीज। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे और मैं आपको जरूर से हेल्प करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू अप्रोच पर्टिकुलरली इन द यूपीएससी। तो मैं वेलकम करूंगा आप लोग को। इसके सिवा अगर आप चाहते हो कि आपको पर्सनल कोच मिले, आपको एक मेंटर मिल जाए तैयारी के दौरान, तो अनअकैडमी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू सब्सक्रिप्शन कॉल्ड एज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब भाई साहब ये आइकॉनिक क्या है? तो अनअकैडमी प्लस जो है ये प्लस के ऊपर एक और एडिशन है, दिस इज एक्स्ट्रा एडिशन। And many students who wants to prepare but they are kind of very much confused कि सर हमको है ना कोई पर्सनल गाइडेंस देने वाला नहीं मिल रहा है तैयारी के दौरान, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर्सनल कुछ कुछ बातें होती है। तो देखो उन सब के लिए तो हम लोग है ही आपके लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एज चाहिए होती है तैयारी के दौरान। एक्स्ट्रा एज का मतलब ये है कि आपको पुश करने वाला कोई चाहिए। वो पुश करने वाले एक आपको पर्सनल मेंटर दिए जाएंगे अनअकैडमी के द्वारा। आपको एक कोच दिया जाएगा, पर्सनल कोच, जो आपकी डे टू डे प्रोग्रेस को देखेंगे। क्या करेंगे? डे टू डे प्रोग्रेस को देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कितनी पढ़ाई की है, किस हिसाब से पढ़ाई की है, आपको कहां कहां प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प की जाएगी बाय द पर्सनल कोच। तो एज ए टीचर मैं आपके साथ तो जुड़ा हुआ हूं, एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर आई एम कनेक्टेड टू यू, इंक्लूडिंग आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। तो यू विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 पर्सन्स। सादी भाषा में हम लोग कहेंगे कि मैं आपके साथ तो जुड़ा हुआ ही हूं। आप प्लस के ऊपर आओगे, मेरा कोड यूज करोगे, डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। बट इसके अलावा आपको एक और रिसोर्स पर्सन मिल जाएगा, तो आपको ना दोनों का गाइडेंस मिलेगा। तो आप है ना मोटिवेशन से लेके प्रोफाइल रिव्यू से लेके सब जगह पे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको इतनी फैसिलिटीज ऑलरेडी मिल रही है जहां पे मेरे साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। बट जब आप जैसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी एबल टू यूज ऑल दिस पॉइंट जो प्लस के ऊपर तो आपको मिलते ही थे। इसके सिवा आपको डेली आंसर राइटिंग का हेल्प मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। ये सब कुछ चीजें आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर पॉसिबल रहेगी। तो आई वेलकम यू ऑल कि आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। काफी एडवांटेजेस रहेगा और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर पाओगे। अनअकैडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको PN लाइव कोड यूज करना है और इसमें EMI भी अवेलेबल है। इवन प्लस के अंदर भी EMI अवेलेबल है। 2 ईयर्स का 24 मंथ्स का 99,000 है, 2 ईयर्स का 99,000 है। बट अगर आपने रेफरल कोड यूज किया PN लाइव तो इट विल कम बैक टू 89,100। और उसी तौर के ऊपर अगर आपने 1 ईयर का लिया तो 64,000, इट विल कम बैक टू 57,600। तो ये दोनों आपके क्राइटेरिया है जो आपको एडवांटेजेस रहेंगे। और आइकॉनिक में आपको डेफिनेटली कटिंग एज रहेगी कंपेयर्ड टू दी
नॉर्मल कभी कभी क्या होता है कि आप दिशा भ्रम कर देते हो, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी में मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे मॉडर्न अभी चल रहा है, फिर एंशिएंट आएगा, मिडिवल आएगा, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ आता रहेगा, आप देख पाओगे। मेरे स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल क्लास फ्री क्लास होते हैं बाय द वे, इसमें लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे और आप इसको देख सकते हो। अभी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, हिस्ट्री के प्रीवियस के क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए और साथों साथ आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर तैयारी कराने में हेल्प भी करेंगे। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का हिस्ट्री जो एनसीईआरटी सेंट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखने की कोशिश की थी कि कैसे इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब देखो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 3 इशू सबसे कोर थे, और कौन से इश्यूज कोर हुआ करते थे। तो इन द प्रीवियस क्लास व्हेन वी हैड डिस्कस्ड द सोशल रिफॉर्म्स, तो मैंने आपको बताया था कि इश्यू सेंट्रिक हम लोग गए थे, और इश्यूज के अंदर मैंने आपको 3 इश्यूज के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। एक तो वुमेन का इशू था, वुमेन के साथ साथ दूसरा था कास्ट का इशू था, और तीसरा था रिलीजन का इशू, धर्म के अंदर जो भेदभाव हो रहा था और धर्म के अंदर जो आडंबर हो रहा था, सुपरस्टिशन हो रहा था, ऑर्थोडॉक्सी हो रही थी। उन तीनों के तीनों इश्यूज को लेकर भारत में समाज सुधार हुए। अब जब हम लोग ये समाज सुधार को आगे देखते हैं, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको समझाया था कि जब हम लोग ये समाज सुधार को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये समाज सुधार के तहत क्या देखने को मिला, व्हाट वी हैव फाउंड इन द सोशल रिफॉर्म्स, तो हमको जनरली यही देखने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो समाज सुधार का डायमेंशन है, द सोशल रिफॉर्म डायमेंशंस, इसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे रैम्पेंट थे। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट होने के कारण बहुत सारे इंडिविजुअल रिफॉर्मर्स से जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए और अपने विचार जो है आइडियोलॉजी के रूप में लोगों को देने की कोशिश की और लोगों को समझाया कि हमको क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि मल्टीपल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन इट कम टू द कास्ट इन द सोशल रिफॉर्म्स। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे गुलामगिरी नाम की जो किताब थी, वो गुलामगिरी नाम की किताब उनको मोटिवेट करती है, या उन्होंने इनफे गुलामगिरी के द्वारा मोटिवेट किया लोगों को और कहा कि हमको पुराने समाज व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए। और ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन क्या था इन दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, उनको हमने बहुत डिटेल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की थी। भले एनसीईआरटी हो, पर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली एनसीईआरटी के अंदर से भी आप पढ़ सकते हो, तो आपको कोई बाहर का एक्सटर्नल सोर्सेज में बड़ी सी रेफरेंस बुक अगर ना भी पढ़ी हो ज्योतिबा फुले को लेके, तो भी आप आराम से तैयारी कर पाओगे। तो कहने की बात मेरी ये है मेरे दोस्तों कि आप जब एनसीईआरटी को करोगे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर करोगे, एंड यू विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जनरली होता ऐसा है कि बहुत लोग को लगता है कि सर एनसीईआरटी तो खाली छोटे बच्चों की किताब है, उसको हम लोग क्यों पढ़े, पर उसके अंदर से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी एक्सट्रैक्शन करने के लिए। खाली डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है और कौन सी चीजें मुझे है ना इंक्लूड नहीं करनी अपनी तैयारी के तहत। तो उसके लिए ही मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा आप जब हमारे साथ प्लस के ऊपर जुड़ोगे तो वहाँ पे तो और एडवांटेजेस होगा, क्योंकि वहाँ क्या 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर होते हैं, कमेंट्स ले पाते हैं और उनको गाइड कर पाते हैं कि कैसे तैयारी को आप कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकते हो। चलिए आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा कि कास्ट इनइक्वालिटी सबसे मेन पॉइंट था इन द कास्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया, और हम देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के तहत अलग अलग प्रकार के मुद्दे चर्चा में आ रहे थे। और यही डिस्क्रिमिनेशन के तहत हमको देखने को मिल रहा था कि 2 पॉइंट सबसे रैम्पेंट थे। एक तो कास्ट इनइक्वालिटी, जातियों के अंदर असमानता, दूसरा था कास्ट इनजस्टिस, जातियों में अन्याय। और इसको उठाने के लिए हमने घसीदास नाम के संत के बारे में पढ़ा था कल के क्लास के अंदर। उसके बाद मैंने आपको हरिदास ठाकुर के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाया। उसके साथ साथ मैंने आपको ज्योतिबा फुले के बारे में भी बताया था और समझने की कोशिश की थी कि जाति प्रथा के तहत क्या क्या किन किन रिफॉर्मर्स ने कैसे प्रकार का आंदोलन किया और समाज को सुधारने के लिए एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसका जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हमको मिलता है कि पानी होता है, पॉन्ड होगा, वेल होगा, जो वाटर बॉडी के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। वहां पे पानी की पीने की भी अनुमति नहीं हुआ करती थी कुछ लोअर कास्ट को। तो हमने जब कास्ट हायरार्की को पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्यस एंड शूद्र, ये चारों के चारों जो समाज व्यवस्था की जो वर्ण व्यवस्था की प्रथा थी, इसके अंदर जो जाति प्रथा उभर के आई, वर्ण से क्या हो गया बेटा, जाति प्रथा उभर के आई। तो ये वर्ण से जो जाति प्रथा उभर के आती है, इसी का ही परिणाम हमको देखने को मिलता है ऐतिहासिक रूप से कि मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हुए, और मल्टीपल इश्यूज में एक डिस्क्रिमिनेशन हमको मिलता है, वो है टेम्पल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब व्हाट डू मीन बाय टेम्पल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? तो भारत के अंदर जो लो कास्ट कम्युनिटी के पीपल थे, जो नीचे का वर्ग था, उसको मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। द लो कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, नॉट अलाउड। उनको बोल दिया जाता था कि तुम कोई फलाने वर्ग से हो, इसके लिए तुमको मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। या वही लो कास्ट लोगों को कहा जाता था कि यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉन्ड और अ लेक बाय because this lake belong to the high caste people, because this pond belong to the high caste people. So in this situation there were many low caste people who started demanding justice, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज व्यवस्था के तहत हमको न्याय मिला जाए, और हमारा जो शोषण हो रहा है, खास करके ये लो कास्ट के अंदर जो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट हुआ करती थी, कौन सी थी? नॉन ब्राह्मणिकल जातियां हुआ करती थी। इन लोगों ने न्याय के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया, और यहां से ही हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जाति प्रथा के सुधार को लेके अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस के साथ कास्ट रिफॉर्म्स को ग्राउंड के अंदर इंप्लीमेंट कराने की शुरुआत हुई इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। क्यों 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपको ज्योतिबा फुले का नाम याद होगा, अगर आपको ज्योतिबा फुले का नाम याद होगा, तो ये वो लोग थे जिन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर कास्ट रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। हमने कल के क्लास के अंदर इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे 19th सेंचुरी में इन्होंने कास्ट रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 20th सेंचुरी के कास्ट रिफॉर्म्स की तरफ जाने वाले हैं, और इसी के कारण हम लोग देखेंगे कि कैसे लो कास्ट की कम्युनिटी के लोग न्याय के लिए और समानता के लिए अधिकार मांगने की डिमांड क्रिएट करेंगे, और वहां से ही हमको मिलता है दी लो कास्ट कम्युनिटी पीपल डिमांडिंग जस्टिस, द लो कास्ट कम्युनिटी पीपल गोइंग फॉर आई वुड से द कास्ट रिफॉर्म्स, एंड दे आर सेइंग कि भाई हमको ये चीजें चाहिए, समाज व्यवस्था के तहत आपको हमको देनी पड़ेगी। और इस तरह से हम लोग चले जाते हैं आगे के पुराने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, इसके लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक्स, बट हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, तो वहां पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा, और गुलामगिरी के साथ साथ टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेके क्या क्या चीजें होती है, उन सब के ऊपर चले जाएंगे। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। एनसीईआरटी ने एक टॉपिक को दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है हु कुड एंटर द टेम्पल्स। क्या लिखा गया है? मंदिरों में कौन जा सकता है, मंदिरों में कौन जा सकता है। और उसके बाद मदुराई टेम्पल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है, तो हमको जब समय मिलेगा आर्किटेक्चर के अंदर तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये मदुराई टेम्पल का ये जो ड्राइंग है, ये थॉमस डैनियल ने 1792 में बनाया था। और थॉमस डैनियल जब ये ड्राइंग बनाता है, इसके साथ ब्रिटिशियर्स इसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ पे जो अनटचेबल्स थे उसको मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इंक्लूडिंग इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया कि हमको मंदिरों के अंदर घुसना है, वी वांट टू एंटर द टेम्पल, वी वांट टू हैव द प्रीमाइसेस विद इन द टेम्पल एंड वी विल मेक श्योर कि हमको मंदिरों के अंदर अनुमति मिले। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड, हमको ये देखने को मिला कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत होती है भारत के अंदर। और ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, और मैं कहूंगा कि वाटर बॉडीज का उपयोग करना, पानी का उपयोग करना, तालाब का उपयोग करना, पॉन्ड का उपयोग करना, इन सब की डिमांड शुरू हो जाएगी। और कैसे शुरू हो जाएगी? तो शुरू करने के पीछे आपको एक तो आम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि बाबा साहेब आम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन कैसे उभर के आया नेशनल मूवमेंट के अंदर और सोशल रिफॉर्म्स के अंदर।
तो थोड़ा बहुत बाबा साहेब के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली सुन लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर समझ में आएगा। उनके फादर रामजी अंबेडकर ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक मैं कहूँगा कि सिपाही के रूप में या कर्मचारी के रूप में थे। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू महाड़ फैमिली। वो महाड़ के जो एक परिवार था उसके अंदर महाड़ वर द अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र, और उनके साथ कंटिन्यूसली भेदभाव होता था। तो बचपन से ही उनके साथ ये भेदभाव रहा है और उनको समझ में आ रहा था कि जाति प्रथा के तहत कैसा भेदभाव उनके साथ किया गया है। और हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत के अंदर और 19th और 20th सेंचुरी का जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, उस दौरान लो कास्ट कम्युनिटी के लोगों को स्कूल के अंदर तो पहले भेजा नहीं जाता था। फिर कुछ लोगों ने डिमांड की कि हम नीचे जाति के हैं तो हमको क्या शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो फिर डिसाइड किया गया कि लो कास्ट के लोग स्कूल के अंदर जा पाएंगे पर स्कूल के मेन क्लासरूम के अंदर नहीं बैठ पाओगे। तो कहाँ पे बैठना है? तो स्कूल की लॉबी में बैठना है, वरांडा के बाहर बैठना है। तो सादी भाषा में हम लोग इसको ये कह सकते हैं, कहने की बात ये थी कि जो नीचे वर्ग के लोग थे उनके साथ भेदभाव चालू रहा। यही भेदभाव बाबा साहेब के साथ रहा और बाबा साहेब भी जब स्कूल गए तो उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, ग्राउंड के अंदर। इनफैक्ट वो स्कूल गए तो उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। जो आपके स्कूल के अंदर नलका होता है या छोटा सा एक वो होता है ना, परब होती है पानी की, टैप होता है जहाँ से आप पानी पीते, बच्चे सब लोग दौड़ते दौड़ते प्ले ग्राउंड में। ये सब चीज़ें हमको समझ में आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बचपन से हुई थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि ये गलत बात है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा कॉलेज एजुकेशन यहाँ बॉम्बे से किया था, एंड देन ऑन द स्कॉलरशिप ऑफ द शाहू महाराज एंड लेटर ऑन बाय द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, तो ही वेंट टू यूएसए, वो अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स का अभ्यास करने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का अभ्यास करने जाएंगे। कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब कोलंबिया में थे तो ही केम इनटू कांटेक्ट विथ लाला लजपत राय, और लाला लजपत राय उस दौरान अमेरिका की टूर कर रहे थे। ही वाज टूरिंग अमेरिका एट दैट टाइम, एंड बाबा साहेब हैड अ कांटेक्ट विथ द लाला लजपत राय, एंड लाला इनवाइटेड बाबा साहेब टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनल मूवमेंट एट दैट टाइम। लाला, मार्क माय वर्ड्स, वर नोन एज द शेरे पंजाब। उस टाइम पे 1915-20 के दशक में लाला लजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। लाला लजपत राय हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ाया था, डीएवी वाले थे, दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल थी वो उन्होंने बनाने की शुरुआत की थी, आर्य समाजी थे साहब। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि बाबा साहेब अमेरिका गए, कोलंबिया में इकोनॉमिक्स की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की और उसके बाद वापिस आए बड़ौदा के अंदर। सो व्हेन ही केम टू बड़ौदा, जब वो वापिस आए बड़ौदा के अंदर जहां प्रिंसली स्टेट के साथ उनका जो करार हुआ था, और करार के तहत एग्रीमेंट ये हुआ था कि बाबा साहेब वाज सपोज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द बड़ौदा स्टेट। तो आके ही उनको पता चला कि अभी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, और जो इंसान अमेरिका से पढ़ के आया हो, इतना स्ट्रगल करके, मतलब इतने ही एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले रीजन से बिलोंग करता था, वो इतना आगे चला गया, उसके बाद भी उनके साथ कंटिन्यूसली भेदभाव चालू थे। द डिस्क्रिमिनेशन वॉज कंटिन्यूअस, एंड बिकॉज दिस वॉज द कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज फेस्ड बाय बाबा साहेब। तो बाबा साहेब जब 1919 में वापिस आए तो उन्होंने इनफैक्ट इंडिया की जो अपर कास्ट की जो सोसाइटी थी उसके बारे में लिखना शुरू किया। एक्चुअली बाबा साहेब ने एक अपनी जर्नल पब्लिश करना शुरू किया था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम था? बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा। और एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। क्या नाम था? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये दोनों की दोनों संस्थाओं के द्वारा ये जर्नल हुआ करती थी जहां पे बाबा साहेब ने अपने विचारों को प्रकट किया और कहा कि देखो, भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिसका बहिष्कार किया गया है। बहिष्कार समझ में आता है, जिसका बॉयकॉट किया गया है। एक वर्ग ऐसा है जिसको समाज नहीं स्वीकार रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो समाज व्यवस्था के तहत बहुत पिछड़ा हो गया है, और इसके लिए उसको बहिष्कृत भारत का जर्नल के साथ पहचाना गया, और उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इस तरह से बाबा साहेब ने अपने विचार प्रकट करते हुए लोगों को समझाया। और बाबा साहेब की तो सरनेम भी अम्बेडकर नहीं हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था। वो तो उनके टीचर नहीं थे, अम्बावेडकर ने, वरना तो वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इस तरह से बाबा साहेब स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द कंटेम्परेरी सोसाइटी।
अब होता क्या है कि उस दौरान महाराष्ट्र के अंदर दो इश्यू बहुत ही प्रोमिनेंट थे। पहला इश्यू था 1927 के दौर में, वो था आपका महाड़ कम्युनिटी को पानी के जो स्रोत थे, खास करके पॉन्ड था, लेक था या वेल हुआ करता था, उसके अंदर से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। He was not allowed to fetch the water from the pond, lake and well, Mahad community. And this is one of the reasons in the year 1927, 1927 के आसपास का टाइम था, और बाबा साहेब ये पानी को लेके सत्याग्रह करेंगे, महाड़ सत्याग्रह। और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर ही मंदिर हुआ करते थे, ये मंदिरों के अंदर भी महाड़ कम्युनिटी के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था कि आप मंदिर के अंदर जाके दर्शन करिए। और नासिक के अंदर अगर आपको पता होगा तो एक मंदिर है जिसका नाम है कालाराम मंदिर। क्या नाम है? कालाराम टेम्पल, याद रखिएगा। किताब में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको यह पता होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एक तो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, दूसरा महाड़ कम्युनिटी को हर एक गांवों के अंदर वाटर बॉडीज का उपयोग ना करने की अनुमति या उपयोग नहीं करने देना। ये सब वो मुद्दे थे जिसको लेके बाबा साहेब बहुत ही चिंतित थे, और इसके लिए बाबा साहेब ने कहा कि हमको इसका आवाज उठाना पड़ेगा। We cannot be a mute spectator of this suppression that is being going on since thousands and thousands of years, based on a fallacy of, I would say, a caste prejudices, which says that certain community people have got higher privileges and they are bound to suppress and they are bound to rule over a class of people who doesn't even be considered as human beings. और इसके कारण बाबा साहेब डिसाइड करते हैं कि मैं अपने समाज के लिए और मैं बहुजन के लिए क्या कहते हैं, बहुजन के लिए, मेरे जो डिप्रेस क्लासेस है, बहुत सारा वर्ग है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए प्रयत्न करूंगा। एक ऐसा इंसान जिसको स्कूलों के बाहर रखा गया है, एक ऐसा इंसान जिनकी खुद की कम्युनिटी की सरनेम भी लिखने में इश्यू हो रहे थे, इसके लिए उनके टीचर ने कहा कि बेटा तुम मेरा सरनेम यूज करना, कौन तुम्हारे साथ भेदभाव करता है मैं देखता हूं। एक ऐसा इंसान जब लंदन अमेरिका से पढ़ के आए, वापिस बड़ौदा स्टेट के अंदर सेवा देने गए, तो बड़ौदा के अंदर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। गायकवाड़ स्टेट की ऑफिसेज में भी भेदभाव हो रहा था क्योंकि लोग सुधरने को तैयार नहीं थे। लंदन में लॉ पढ़ने गए, वापिस आए, तभी भी यही चीज हो रही थी। पर बाबा साहब ने डिसाइड किया था कि मैं फाइट करूंगा, मेरे समाज के साथ अन्याय और भारत का जो बहुजन समाज है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए मुझे आवाज उठानी है। और इसी के कारण बाबा साहेब लोगों को कहते हैं कि भले मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, हम जाएंगे, भले पानी पीने की अनुमति नहीं है, तालाबों में से, कुएं में से, बड़े बड़े वाटर बॉडीज में से, कहीं से भी हम जाएंगे वहां पे और वहां से ही पानी उठाएंगे। जहां से पूरा गांव पानी पीता है वहीं से ही पानी पिएंगे। पानी में भेदभाव, भगवान में भेदभाव, धर्म में भेदभाव, ये किस प्रकार का भेदभाव है? सो ही वॉन्टेड टू शो द सोसाइटी कि मुझे कुछ करना है आपके लिए, मैं आपके लिए और आपका हमदर्द हूं, मैं आप ही में से हूं, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन वी फाइंड बाबा साहेब, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब जगह पे आंदोलन करेंगे। ही वॉन्टेड टू फाइट एंड हैव लीगल राइट्स फॉर द कम्युनिटी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस 1928 के अंदर जब साइमन इंडिया के अंदर आया तो ही बिकेम द ओनली इंडियन टू मीट द साइमन कमीशन। वो एकमात्र भारतीय थे जिसने साइमन को मिला था। बाकी पूरे भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन सब ने साइमन का विरोध कर दिया था और कहा था कि वी विल नॉट मीट साइमन। Why we will not meet Simon? Because Simon Commission is an all-white commission which does not have any representation from the Indian community. But Baba Saheb knew that I want to fight for the rights of my people, and if Simon is ready to give some kind of rights that is known as the protection rights for my community, I'm ready to do a compromise by beating them. And in this is one of the reasons we find Baba Saheb ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन के द्वारा बाबा साहेब ने जितने भी इनफैक्ट मंदिर थे उसके अंदर दरवाजे खोलाने की आंदोलन किया। बहुत सारे ब्राह्मण पंडित थे, उनको नाराजगी भी होती है। बाबा साहब ने कहा चिंता मत करो, हम इसको ही चालू रखेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड
बाबा साहेब ने करीबन 3 ऐसे बड़े बड़े आंदोलन किए बिटवीन 1927 टू 1935, जहां पे मंदिरों के दरवाजे खुलाने की कोशिश की गई और उनका एक ही टारगेट था कि जो इनफैक्ट समाज के अंदर जाति प्रथा के तहत भेदभाव है, द कास्ट प्रिजुडाइसेस दैट आर एस्टेब्लिशिंग इन द सोसाइटी, उन सबको हमको तोड़ देना चाहिए, वहां से आगे निकलना चाहिए और समाज के अंदर जो हमको समतावादी एक पूरी की पूरी डायमेंशन है वो बनाने की जरूरत है। दिस इज हाउ वी सी बाबा साहेब आम्बेडकर वांटेड टू डू द रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। और यही बाबा साहेब आम्बेडकर इनफैक्ट 1927 के अंदर अपना पूरा का पूरा स्पीच देते हैं और क्या कहते हैं बाबा साहेब? बाबा साहेब कहते हैं वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। क्या कहते हैं बाबा साहेब? बाबा साहेब कहते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, हमने क्या गलती कर दी है, हमारे से क्या ऐसा पाप हो गया है, हम भी इंसान हैं। इन 1927 आम्बेडकर सेड वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक only to prove that like others we are also human beings। हम पानी के स्रोत के ऊपर जाएंगे, हम तालाब में जाएंगे, कुएं के पास जाएंगे और हम लोगों को भी बताएंगे कि भाई हम भी इंसान हैं, हमको भी पानी पीने का अधिकार हो। अरे पानी में कैसा भेदभाव? हिंदू सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन टू 2 मेन प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। क्या कहते हैं कि जाति प्रथा को नाबूद कर देना चाहिए। टिल द टाइम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज नॉट देयर, टिल द टाइम annihilation of caste is not there, we won't be able to establish the equal society। और इसी के कारण बाबा साहेब आम्बेडकर अपने किताब लिखते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी किताब लिखते हैं। ये किताब का नाम ही था एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट। क्या नाम था? एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट। तो याद रखिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाज अ बुक बेसिकली दैट वाज रिटन बाय बाबा साहेब आम्बेडकर। और बाबा साहेब आम्बेडकर ये बुक के द्वारा लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमको जाति प्रथा को रिफॉर्म करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके समाज में इक्वालिटी आएगी, वरना तो भेदभाव होते रहेंगे। एक साइड के ऊपर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने रिफॉर्म शुरू किए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट द एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। दूसरे साइड के ऊपर हमको मिलता है बाबा साहेब के जैसे ही और भी रिफॉर्मर्स से जिन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत की। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ब्राह्मण मूवमेंट? ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है? तो ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसके तहत हमको देखने को मिलता है कि भारतीय समाज व्यवस्था के तहत जो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और खास करके साउथ की सोसाइटी थी, ये साउथ की सोसाइटी में आपको 2 प्रकार का सेटअप बहुत ही कॉमन मिलेगा। और ये 2 सोसाइटी में आपको एक मिलेगा ब्राह्मणिकल सोसाइटी, एंड व्हेन वी फाइंड द ब्राह्मणिकल सोसाइटी, उसके नीचे आपको मिलेगा नॉन ब्राह्मणिकल सोसाइटी। अब क्या कहानी है कि समाज के अंदर ये जो नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, इनमें कुछ कुछ कास्ट ऐसी हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडियरी कास्ट। क्या कहते हैं? इंटरमीडियरी कास्ट। और ये जो इंटरमीडियरी कास्ट हुआ करती थी समाज व्यवस्था के तहत, जिनको थोड़ा बहुत एक्सेस था एजुकेशन को लेके, जिनको शिक्षा मिल गई थी, जिनके साथ हम लोग को देखने को मिलता है एजुकेशन के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो चुका था। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये लोग पॉलिटिकली आगे आना चाहते थे पर पॉलिटिकली नहीं आ पा रहे थे। खास करके सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग देखते हैं तो इनकी रुचि काफी हुआ करती थी नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज की, जो इंटरमीडिएरी कास्ट है, मतलब अनटचेबल्स नहीं है बट उसके बीच वाले हैं, जो लोएस्ट है उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेंगे पर ब्राह्मण भी नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस सिचुएशन ये जो नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटी है उसके मूवमेंट को लेकर 20th सेंचुरी में बहुत बड़ा साउथ के अंदर आपको मूवमेंट मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता पहले तो आपको एक पार्टी के द्वारा मिलेगी जिसका नाम है जस्टिस पार्टी। ये वहां से जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और उसी को ही इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रूप में भी पहचाना गया है। ऐसे तो दोनों अलग अलग मूवमेंट थे, पर मैं आपको खाली एक जनरलाइज आइडिया के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 मूवमेंट मिलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड जस्टिस मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं एक नॉन ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए या ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए उभर के आए थे। और उन्हीं में से अब समझते हैं कि नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है। ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है? तो एनसीईआरटी लिखती है दिस वाज द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट्स दैट हैड एक्वायर्ड द एक्सेस टू द एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। बहुत सारी जातियां जो ब्राह्मण ना होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत आगे आ चुकी थी, बहुत सारी शिक्षा ले चुकी थी,
बहुत सारा पैसा मिल चुका था और ये थोड़े बहुत राजकीय रूप से भी आगे आने की कोशिश कर रहे थे। They argued that the Brahmins were the heirs of the Aryan invaders from the north and had conquered the southern lands from the original inhabitants of the regions, the indigenous Dravidian races। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि देखिए ये जो ब्राह्मण लोग हैं सबके सब, ये सबके सब कौन है? ये आर्यन ओरिजिन के लोग हैं और हम सब लोग जो नीचे के लोग हैं, हम लोग द्रविडियन लोग हैं। आर्यंस आए थे और उन्होंने द्रविडियन को खत्म कर दिया था और आर्यंस ने द्रविडियन को रूल करना शुरू कर दिया था। अब हमारा टाइम है एंड बिकॉज हम लोग अब द्रविडियन है तो हम चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए, समाज व्यवस्था हमारे हाथ में आनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था हमारे हाथ में आनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में भी हम डिसाइड करेंगे कैसी समाज व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी के कारण इसको नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के रूप में कहा गया। एंड दे ऑल्सो चैलेंज द ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। इन्होंने क्लेम किया कि क्या ब्राह्मणों के पास ही खाली अधिकार है सत्ता पाने का? क्या ब्राह्मणों के पास ही अधिकार है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? क्या ब्राह्मणों के पास ही अधिकार है कि किस तरह से सत्ता हासिल की जाए? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत करने वाले एक लीडर थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नाइकर, या इन्हीं को ही पेरियार के रूप में पहचाना जाता है। याद रखिएगा, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से इन्फ्लुएंस पर्सन जिसने पूरा द्रविडियन मूवमेंट को जन्म दिया है, जिसने द्रविड़ नाडु की फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड की। द्रविड़ नाडु मूवमेंट आपको पता होगा 1960s के दौरान आपकी एंटी हिंदू मूवमेंट से शुरू हुआ था, एंटी हिंदी मूवमेंट, नॉट हिंदू मूवमेंट। भारत की सरकार उस टाइम पे हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहती थी एंड दे वांटेड टू इम्पोज द हिंदी लैंग्वेज ऑल ओवर द कंट्री। और उस दौरान हमारे संविधान में भी लिखा गया था, अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड आल्सो रिटन दैट हिंदी लैंग्वेज विल बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। बट देर वर साउथ इंडियन स्टेट्स, बहुत सारे साउथ के स्टेट्स थे जो चाहते थे कि भाई हमको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है एंड बिकॉज वी डू नॉट नो, वी आर नॉट फेमिलियर विद द हिंदी लैंग्वेज, लेट्स स्किप ओनली द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। वो तो स्वाभाविक है कि अगर हिंदी आती ही नहीं है तो फिर रखने का क्या मतलब है। तो उसके कारण फिर इश्यू हो गए, देयर वाज मल्टीपल इशू रिगार्डिंग दैट सेम। एंड ये ईवी रामास्वामी नाइकर है, उसने तब से द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत की थी एंड वी सी कि उनका इनफैक्ट खुद का अभ्यास जो था उसके अंदर उन्होंने संस्कृत की भाषा सीखी थी। उनको पता था कि संस्कृत की भाषा के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। सीखने के बाद उनको लग रहा था कि भाई देखो ये संस्कृत भाषा की इतनी इतनी वीकनेसेस है, हमारी खुद की लैंग्वेजेस जैसे तमिल लैंग्वेज है वो काफ़ी एडवांस लैंग्वेज के रूप में कंसीडर की जाती है। इनफैक्ट बहुत लोगों का मानना भी है कि तमिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया। बट इनिशियली तमिल जो है वो पहले आप देखोगे तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, या फिर लेटर ऑन फिर तमिल की खुद की द्रविडियन स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप होती है। खैर, सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये लोग संस्कृत भाषा खुद सीखते हैं। और ईवी रामास्वामी नाइकर 1920s के दौरान जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, अगर आपको जानकारी होगी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कांग्रेस के सदस्य भी रहेंगे, ही विल बी बिकमिंग द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और उनका मानना ये था कि भाई कांग्रेस इनिशियली अच्छी बॉडी है और कांग्रेस के साथ उन्होंने काम भी किया। प्रॉब्लम ये हो गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर भी भेदभाव है। और क्यों भेदभाव है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ कुछ पार्टी के लीडर्स थे जो इनफैक्ट ब्राह्मण थे या बनिया कम्युनिटी के हुआ करते थे। एक्चुअली कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये ब्राह्मणों की पार्टी और बनिया की पार्टी है। कांग्रेस इज अ पार्टी विच वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड द बिजनेसमैन। हाँ ठीक है, तो बिकॉज इट वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड द बिजनेसमैन, तो इट वॉज क्रिटिसाइज एज वेल। तो आपके ये जो इनफैक्ट ईवी रामास्वामी नाइकर है, उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी कैसा भेदभाव हुआ करता था और किस तरह से लो कास्ट पीपल को अपर कास्ट लोगों से थोड़ा दूर बिठाया जाता था विद इन द पार्टी मीटिंग्स एज वेल। तो उन्होंने ये सब रीजनल लेवल के ऊपर चल रहा था तमिलनाडु के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, तो उसको ये सब चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करवाया और कहा कि ये तो गलत बात है सरासर कि आप इस प्रकार से एक विशेष वर्ग को अलग बिठाते हो, दूसरे वर्ग को इस तरह से बिठाते हो, दिस इज़ नॉट राइट। इनफैक्ट 1924 के आसपास का टाइम है, ये 1920, 21, 22 की बात है, ठीक है। ये 1920 से लेके 1922 तक की बात है। उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि ईवी रामास्वामी नाइकर जो है वो उस टाइम पे देख रहे हैं कि साउथ के अंदर एक और टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था, साउथ के अंदर एक और टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था जिसका नाम है वाईकोम सत्याग्रह। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वाईकोम सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है, बट वाईकोम सत्याग्रह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट माय फ्रेंड। द रीजन वाईकोम सत्याग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज बिकॉज कि इन द वाईकोम सत्याग्रह, ये जो वाईकोम सत्याग्रह होता है इसके अंदर आपके इनफैक्ट जो अनटचेबल कम्युनिटी थी, जो इजावा और पुलैया कम्युनिटी थी,
उनके लिए मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। सो वी फाइंड द वाइकोम सत्याग्रह, जो साउथ के अंदर होता है, आपका त्रावणकोर करके जो स्टेट था उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट था, रजवाड़ा था, उसके अंदर वाइकोम करके गांव था। ये वाइकोम नाम के गांव से ही वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत होगी, ठीक है। सो वी सी कि ये जो वाइकोम सत्याग्रह होता है, ये वाइकोम सत्याग्रह के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये मंदिरों के दरवाजे खोलने के लिए ही आंदोलन हुआ करता था, और इसके कारण इन सब का मानना हुआ कि जब तक अनटचेबल को इनफैक्ट लड़ाई नहीं करवाओगे और अनटचेबल अपने इनफैक्ट राइट्स के लिए डिमांड नहीं करेंगे, अनटचेबल्स अपने साथ होने वाले भेदभाव के लिए मांग नहीं करेंगे और लड़ेंगे नहीं, तो हमारा कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ मूवमेंट कॉल्ड एज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय द पेरियार, क्योंकि पेरियार का मानना था कि हमारा भी स्वमान है, हमारा भी खुद का मान सम्मान है, हम जो भी इनफैक्ट सोचते हैं उसके लिए हमारी बहुत ही, है ना, एक ह्यूमन डिग्निटी है। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 आज की तारीख में क्या कहता है? आर्टिकल 21 यही कहता है कि जीने का अधिकार है और मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही जीने का अधिकार है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको समझ में आ रहा है कि जो अनटचेबल कम्युनिटी थी उनको मोटिवेट किया और उनके लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। उनका वहां तक मानना था कि अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द द्रविडियन कल्चर्स विच वाज बीन सब्जुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स, कि अनटचेबल कम्युनिटी जो है वो सच्चे ओरिजिनल लोग हैं ऑफ द द्रविड लैंड एंड दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ द द्रविड कल्चर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, उनका सब कुछ मानना था कि ब्राह्मणों ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया है और ब्राह्मण लोगों के साथ जो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जुड़ा हुआ है, इसके कारण अनटचेबल्स आगे नहीं आ पा रहे। तो ये पूरी की पूरी उनकी डायमेंशन थी जिसके तहत इन्होंने समझाने की कोशिश की कि समाज व्यवस्था के अंदर क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। उन सब का मानना ये है, या जनरली समाज के लोगों का यही मानना होता है कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो लोग कहते हैं कि ये तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो भगवान ने बनाया है, देखो भगवान ने 5 उंगलियां भी सेम नहीं रखी है, भगवान ने हर एक की शक्ल सेम नहीं रखी है, भगवान ने सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। तो भगवान ने ही सबको, किसी को उच्च जाति का बनाया, किसी को नीचे की जाति का बनाया है। तो इसके लिए पेरियार मना करते हैं। पेरियार कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट राइट। हाँ, हर बार आप भगवान के बेसिस के बना के इनफैक्ट आप ऐसा सोच दोगे कि भाई हमको तो ये कम्युनिटी में जन्म मिला है बिकॉज भगवान ने किया है, तो पेरियार मना करते हैं उसके लिए। पेरियार कहते हैं कि नो माय फ्रेंड, दिस इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट अगर हम अनटचेबल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उनको फ्री करना पड़ेगा और कोई भी प्रकार के धर्म के प्रभाव के अंदर भी नहीं लाना है। क्या कहते हैं कि दे नीड टू फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियंस इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल इक्वालिटी। भारतीय समाज व्यवस्था के तहत साउथ के अंदर खास करके जो समाज व्यवस्था थी उसमें छूट छाट तभी पॉसिबल है जब कोई भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप समझिए कि धर्म को ही निकालने की बात कर रहे हैं। तो ही वॉज लिटिल बिट रेडिकल इन हिज एक्शंस एंड द थॉट्स, और इनके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर भगवान होंगे या रिलीजन होगा, धर्म होगा, तो जाके भेदभाव आएगा। अब भगवान ही नहीं है तो अब धर्म ही नहीं है तो भेदभाव का प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत की, और ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के तहत उन्होंने कहा कि ये जो अनटचेबल कम्युनिटी है, अगर उनको सोशल इक्वालिटी के ऊपर आना है तो उनको कोई भी प्रकार के भेदभाव से बाहर निकलना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब पेरियार क्या क्या लिखते हैं, व्हाट डज द पेरियार राइट्स अबाउट? ठीक है, पेरियार लिखते हैं कि भाई जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, खास करके जो भारतीय किताबें हैं, इंक्लूडिंग द कोड ऑफ मनु। अब मनु के कोड का मतलब क्या होता है? तो एक किताब लिखी थी मनु ने जिसका नाम है मनुस्मृति। आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति का। मनुस्मृति वॉज अ बुक जहाँ पे मनु ने पूरे धर्म ग्रंथ के बारे में लिखा था, और मनु ने बताया था कि ये धर्म के अंदर ऐसा है, ये धर्म के अंदर वैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये गलत है। और भगवत गीता से लेके रामायण के अंदर भी उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी चीज़ों को, या इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी को आपके जो पेरियार थे उन्होंने हाईलाइट किया था। तो पेरियार वॉज द पर्सन हु हाईलाइटेड एंड ही क्रिटिसाइज्ड द मनुस्मृति,
He also criticized and wrote a commentary on the Bhagavad Gita and the Ramayana and he highlighted the weak points और कहा कि देखो इसमें भी जातीय भेदभाव के बारे में मेंशन किया गया है. Getting my point? He said that the text has been used to establish the authority of the Brahman. ये सब किताबों के द्वारा ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व जमा के रखा है over the lower caste and the domination of men over women. In fact वो कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने नीचे की जाति के ऊपर तो कंट्रोल करके रखा है, इवन जो पुरुष है वो औरतों के ऊपर इसके लिए ही कंट्रोल करके रखते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि पेरियार लिखते हैं वुमेन के लिए एंड ही विल बी राइटिंग अबाउट द वुमेन राइट्स एज वेल. वो मेंशन करेंगे कि कैसे वुमेन को अधिकार मिलने चाहिए, किस प्रकार के वुमेन राइट्स होने चाहिए, उसके बारे में भी पेरियार बताएंगे. अब पेरियार क्या कहते हैं वुमेन राइट्स के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा अभी यहाँ से बॉक्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वो कहते हैं Periyar wrote, only with the arrival of the words such as Thara, Mukurtham, our women had become puppets in the hands of their husbands. We ended up with such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husband and they belong to their husband place. This is the result of our association with Sanskrit. क्या लिखते हैं साहब? ठीक है, वो लिखते हैं कि भाई देखिए हमारी समाज व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ वुमेन को कंसिडर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉमोडिटी के रूप में. इनफैक्ट आप देखिए कि फिलॉसफी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं वस्तुवाद. पता नहीं आप में से कितने लोग पढ़े हैं ये सब चीजें, पर फिलॉसफी एक ऐसा विषय है, दर्शन शास्त्र कहते हैं उसको, जिसको वस्तुवाद के रूप में पहचाना गया. इट इज नोन एज दी आई वुड से दिस होल स्टोरी इज ऑब्जेक्टिविज्म, कि हर एक चीज को, हर एक कोई भी इंसान होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा. यहां पे भी वुमेन जो है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया, ऐसा पेरियार का मानना है. और पेरियार क्यों कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है? क्योंकि पेरियार ने क्लियर कट कहा कि देखो वुमेन को पपेट्स के रूप में यूज किया जाता है अपने हस्बैंड के द्वारा. फादर भी कहता है कि बेटा अब तुम तुम्हारे हस्बैंड की हो गई, तुम्हारा घर अभी ये नहीं है, तुम्हारा घर वो है. ठीक है, तो ये सब सिचुएशन है जिसके तहत पेरियार हाईलाइट कराते हैं कि वुमेन की क्या सिचुएशन थी. अब देखो पेरियार बहुत ही रेडिकल थॉट लिखते थे. इनफैक्ट उनकी एक जर्नल आया करती थी जिसका नाम था कुडी अरासा, याद रखेगा. ठीक है, कुडी अरासू वॉज अ जर्नल विच वॉज रिटन बाय पेरियार. ये पेरियार के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसके अंदर अपने विचार वो तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखते थे और कहते थे कि भाई संस्कृत भाषा में ये खामियां है, संस्कृत भाषा को लेके ये चर्चा है और उसको लेके भी हमको सुधारने की जरूरत है. अब आप मुझे बताओ कि पेरियार ने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, साउथ के अंदर हंगामा किया, तमिलनाडु के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी. पर डू यू थिंक पेरियार जो विचारधारा दे रहे थे उसको सब लोग सहमत होंगे? डू यू थिंक दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी will be ready to accept the ideology which was given by Periyar? एक वर्ग ऐसा भी होगा जो कहेगा कि no my friend, Periyar is wrong. E.V. रामास्वामी नाइकर जो है उनके हर एक विचार के साथ सहमति नहीं होगा, क्योंकि आइडियोलॉजी ऐसी है, एक ऐसी मैं कहूंगा पद्धति है जिसमें सब लोग नहीं मानते हैं. जैसे बुद्ध को हर एक लोग नहीं मानते, फॉलोअर्स के रूप में थोड़ी मिलेंगे. उसी तौर के ऊपर बुद्ध के साथ हम लोग महावीर स्वामी की बात करेंगे तो सब लोग उनको फॉलो नहीं करते. तो पेरियार के साथ भी यही हुआ कि जब पेरियार ने ये सब चीजें इनफैक्ट लिखी तो काफी लोगों ने उनको चैलेंज किया और कहा कि भाई तुम कितनी हद तक इनफैक्ट सही हो, कितनी हद तक नहीं हो. गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन सब चीजों के ऊपर आपको मिलती रहेगी. पेरियार का एक आपका एडवांटेज ये होगा कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी स्पीच लिखी है, मूवमेंट्स को इनफैक्ट पूरी तरह से जो है ना कि डाइवर्ट करने की कोशिश की है. इंक्लूडिंग पेरियार खुद सेल्फ क्रिटिसाइज इनफैक्ट करते हैं अपने समाज को, और अपर कास्ट लीडर्स जो थे उनको भी पेरियार के लिखने के द्वारा थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला कि देखो पेरियार सही कह रहे हैं. कुछ कुछ जगह के ऊपर पेरियार ठीक भी है, बट कुछ कुछ जगह की हम लोग बात करेंगे तो हमको मिलता है कि बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे उनको ये सब मज़ा नहीं आएगा. उनको ये लगेगा कि भाई देखिए ये जो साउथ के अंदर या बंगाल के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर ये लोग अलग अलग प्रकार की जो सोशल रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं और समाज को रातों रात बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संस्कृत का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, भगवान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्राह्मणों ने आके आर्य संस्कृति को बढ़ा दिया है और द्रविड़ियों के ऊपर थोपा गया है. तो उन सबको बचाने के लिए हमको मिलता है कि एक रिएक्शन शुरू हुआ. समझे आप लोग? तो हमको क्या मिलेगा? लो कास्ट के अंदर रिफॉर्म्स हुए, और लो कास्ट के अंदर रिफॉर्म्स की जब राइट्स की डिमांड होती है
तो उसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि एक रिएक्शन शुरू हो गया, और ये रिएक्शन के तहत जो हाई कास्ट के लोग थे, जो ऊपर की जाति वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमको हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी पूरी शासन व्यवस्था को बचा के रखना है। The high caste people said that we are supposed to safeguard our culture, religion, society, and this is one of the reasons many of them started establishing this body called as Sanatan Dharma Sabha. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? The भारत धर्म महामंडल in the northern part of the country. तो जो पूरे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स हुए, ये सोशल रिफॉर्म्स के सामने ही आपको एक रिएक्शन मिलेगा। चाहे राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म्स किए हो, चाहे बाबा साहेब ने रिफॉर्म्स करवाए हो, चाहे पेरियार ने रिफॉर्म्स करवाए हो, वो रिफॉर्म्स के सामने एक एंटी रिफॉर्म मूवमेंट चलता है। रिफॉर्म्स के सामने एक एंटी रिफॉर्म मूवमेंट चलता है, जहां एक वर्ग कह रहा है कि हमको सुधार करना है, दूसरा वर्ग कह रहा है कि नो, जैसा है वैसा चलने दो, जैसी समाज व्यवस्था है वैसी रहने दो, जिस तरह का समाज और वर्ण व्यवस्था है उसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। ऑर्थोडॉक्स थे ना भाई, परंपरागत, परंपरा प्रतिष्ठा नहीं कहते हम लोग, तो ये सब ऑर्थोडॉक्स लोग हुआ करते थे, बहुत ही परंपरागत थे। बिकॉज दे वर ऑर्थोडॉक्स पीपल, बहुत ही परंपरागत थे, तो इसके कारण आपको ये मिला। मेनी एसोसिएशंस लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल वाज आल्सो एन एग्जांपल। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनमें से कौन से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस थे हु वर डिमांडिंग टू मेंटेन द स्टेटस को इन द सोसाइटी। ये लोग क्या चाहते हैं? इनका यही मानना था कि हम लोग स्टेटस को मेंटेन करें। स्टेटस को का मतलब जो जैसे चल रहा है उसको चलने दे, उसके अंदर कोई परिवर्तन ना लाए। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इन दिस सिचुएशन ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक वर्ग उभर के आया। ये स्टेटस को चलाने के लिए बहुत लोग प्रेशराइज भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो चल रहा है वो चलने दो। The object of this association was to uphold the caste description as a cornerstone of Hinduism. कहते हैं कि जाति प्रथा धर्म के अंदर लिखी गई है, and show this how it is sanctified by the scriptures. अरे भाई, वेद के अंदर लिखा है, कुछ किताब के अंदर लिखा है, मनुस्मृति के अंदर लिखा है, ऐसा जस्टिफाई करते हैं। आप समझिए, एक वर्ग है जो कहता है कि देखो, धर्म की जो किताबें हैं उसको बाहर निकालना है, उसकी आलोचना करनी है। पेरियार ने, बाबा साहेब ने, इन सब ने आलोचना की और क्रिटिसाइज किया, उसकी कड़ी निंदा कर दी। पर दूसरा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलने दो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो समाज में है ना, दो प्रकार के सेक्शंस आज भी मिलते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, इवन विद इन द सेम जनरेशन वी फाइंड द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दिस इज वेरी कॉमन, और ये बहुत ही लाजमी बात थी कि समाज व्यवस्था के तहत लोग सुधरने को तैयार नहीं होंगे। तो इसी के कारण एक वर्ग आया जिसने कहा कि जो समाज व्यवस्था जैसे चल रही है वो चलने दो, उसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। वी फाइंड कि आज की तारीख के अंदर भी वही डिबेट्स और स्ट्रगल चल रहे हैं, एंड जो कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुए थे दे आर स्टिल गोइंग इन आवर ओन टाइम्स। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हमको ये मिलता है कि भारत के अंदर जब हम लोग समाज व्यवस्था की बात करेंगे तो समाज व्यवस्था के रूप में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनफैक्ट ये चर्चाएं होती रही। ये चर्चाओं के रूप में बहुत सारी बातें होती रही, और बातों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज आज की तारीख में भी चलते रहेंगे। एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एक एक्टिविटी देती है स्टूडेंट्स को, और क्या कहता है कि व्हाई डज द कास्ट रिमेन सच अ कंट्रोवर्शियल इश्यू टुडे? व्हाट डू यू थिंक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट इन द कॉलोनियल टाइम्स? ठीक है, तो जो ब्रिटिश समाज था या ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, उस दौरान कास्ट को लेके कौन सा सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पड़ाव में चले जाते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी। और जनरली आपको कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन पूछेगा और इंस्टीट्यूशन के सामने उसका नेम ऑफ द फाउंडर पूछ देगा, और कभी कभी आपको क्वेश्चन के तहत वो ये भी पूछता है, आपको क्वेश्चन के तहत वो आपको ये भी पूछता है कि नेम ऑफ द फाउंडर के साथ साथ उन्होंने कोई बुक्स लिखी है, कोई जर्नल लिखी है,
और कौन से रिलीजन से या कैसी कास्ट के बारे में, या कैसे इनफैक्ट मैं कहूंगा वुमेन के इश्यू के बारे में रिफॉर्म्स किए थे किसने, वहां से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आप जब एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा, यू विल फाइंड अ बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर 3-3 लाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा गया है। इन दिस बॉक्स विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, इन दिस 3-4 लाइन्स दे हैव गिवन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अब मेरा काम आपको ये है कि मैं आपको ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया रहेगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पे काम किया है, कैसे काम किया है और किस तरह से काम किया है। और यहाँ से ही लास्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म। और यहाँ से आपको क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग से आएंगे। इनके फाउंडर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, आपको इसके रिफॉर्म का अप्रोच पूछा जा सकता है। तो 3-4 पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा बहुत मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता रहूँगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस प्रकार के रिफॉर्म्स की शुरुआत करता है। अब यहाँ से इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक समझते हैं और सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं। द वर्स्ट अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? 1830 के अंदर। पहला फैक्चुअल डेटा याद रखेगा। हर एक प्रकार की मूर्ति पूजा को इसने खंडन किया और कहा कोई भी प्रकार का कर्म कांड नहीं होना चाहिए, एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप शुड नॉट बी अलाउड। इट बिलीव्ड इन उपनिषद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि राम मोहन रॉय वेद के बहुत ही बड़े जानकार थे और इसी के कारण इसके बारे में बात की है। और कहा कि भाई हम लोग कोई भी प्रकार की जो दूसरे धर्म की प्रैक्टिसेस है उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम लोग हमारे धर्म का ही सुधार करेंगे। और ब्रह्म समाज की खासियत यह थी कि राम मोहन रॉय खास करके इनफैक्ट हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी इन दोनों के बारे में बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव क्या है। ये राम मोहन रॉय के साथ आपको और भी लीडर्स मिलेंगे जो ये तो इनके फाउंडर हुआ करते थे। दूसरे राम मोहन रॉय के बाद आपको महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर मिल जाएंगे और तीसरे आपको मिलेंगे केशव चंद्र सेन। क्या मिलेंगे? केशव चंद्र सेन। ये 3 लीडर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आर एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज। एनसीईआरटी में ये 3 नाम नहीं दिया हुआ है, खाली राम मोहन रॉय का दिया हुआ है, फोटोग्राफ केशव चंद्र सेन का दिया हुआ है। आगे चलेंगे। दूसरा बॉडी प्रार्थना समाज। ये कहां पे बनता है? तो ये बॉम्बे के अंदर बनेगा एंड इट वाज एन ऑफशूट ऑफ द ब्रह्म समाज विच वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। ब्रह्म समाज जो बना दिया था उसी का ही एक कंटिन्यूएशन था। ये प्रार्थना समाज के बारे में लिखा गया है कि 1867 में बॉम्बे के अंदर स्थापना हुई इसकी और प्रार्थना समाज ने ये 5-6 पॉइंट के ऊपर रिफॉर्म्स अपने अप्रोच करना शुरू किए, जैसे बाल विवाह को नाबूद करना, जाति प्रथा के भेदभाव को हटाना, वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना और विधवा को जो पुनर्विवाह के तहत अनुमति नहीं थी, जो लेटर ऑन ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए, उसको अच्छे तौर के ऊपर इंप्लीमेंट करना। ये प्रार्थना समाज की खासियत ये है कि ये भी मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस से चलता था और इसने रिफॉर्म्स के लिए खाली हिंदू धर्म के अंदर सुधार या हिंदू धर्म की किताबों को ना पढ़ते हुए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी इन सब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, त्रिपिटक को पढ़ा और कहा कि समाज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये प्रार्थना समाज था। प्रार्थना समाज के बाद तीसरा आपको बॉडी मिलेगी, कौन सी है? वेद समाज। 1864 के अंदर स्थापना हुई थी एंड इट वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि वेद समाज कब बना था, कहाँ पे बना था। ये वेद समाज के अंदर भी यही पॉइंट मिलेगा और ये चाहते थे कि जाति प्रथा के अंदर भेदभाव खत्म हो जाए, विडो रीमैरेज हो जाए और वुमेन को एजुकेशन भी मिलना चाहिए। ब्रह्म समाज एक ऐसी बॉडी है जो कहती है एकज ब्रह्म, जैसे राम मोहन रॉय कहते थे निर्गुण ब्रह्म। ये लोग भी हमको देखने को मिलता है कि एक ही ब्रह्म को मानेंगे क्योंकि ब्रह्म समाज से ही मोटिवेटेड थे। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि इसके कितने सारे ऑफशूट्स आए। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी प्रकार के जो कर्म कांड और जो रिचुअल्स होते हैं ऑर्थोडॉक्सी के अंदर, उसको बदलाव लाने की जरूरत है। तो ये थी वेद समाज। इसके सिवाय बंगाल के अंदर छोटे मोटे रिफॉर्म्स और भी हुए
उनमें से एक बड़ा रिफॉर्म किसी ने किया था, तो उनका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो एक्चुअली एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, याद रखेगा। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन गाय, एंड बिकॉज ही वॉज एन एंग्लो इंडियन गाय, ये चाहते थे कि हम लोग समाज व्यवस्था को बदले। इनफैक्ट ही वॉज अ टीचर इन द हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। ये हिंदू कॉलेज लॉर्ड हेस्टिंग्स के दौरान बनती है, और अगर आपको जानकारी होगी तो इसकी स्थापना डेविड हैर करके एक और गोरा था, उसने की थी। यहां पे ये पढ़ाते थे हेनरी विवियन डेरिजियो, जिनका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि प्रश्न करो, जब तक प्रश्न नहीं करोगे तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यू नीड टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटी। टिल द टाइम यू विल नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी, यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन इन द सोशल रिफॉर्म्स। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। इनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो परंपरा, कस्टम्स, रीत रिवाज, सबके ऊपर प्रश्न किया और कहा कि हमारे पास मूलभूत अधिकार होना चाहिए। वुमेन के शिक्षण का, वुमेन एजुकेशन का, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और काफ़ी रेडिकल अप्रोच था। इनका मानना यह था कि इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो वेस्टर्न वे के अंदर लेके जाना पड़ेगा। सो एक साइड के ऊपर हेनरी विवियन डेरिजियो ने अपना मूवमेंट दिया। उसी तौर के ऊपर 1890s के दौर में हमको मिलता है रामकृष्ण मिशन, विच वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी नरेंद्रनाथ दत्ता। एंड इफ यू आर अवेयर, वेदांत की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद ने पूरा का पूरा अपना दर्शन दिया है। वेदांत की फिलॉसफी अगर आपको जानकारी होगी तो जो शब्द दर्शन है इंडियन फिलॉसफी के, उसी का ही पार्ट है। और रामकृष्ण मिशन मूलभूत रूप में नियो वेदांत दर्शन के रूप में पहचाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज नियो वेदांत। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नियो वेदांत? नियो वेदांत का मतलब यह है कि नव वेदांत दर्शन के रूप में पहचाना जाएगा। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के द्वारा अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को यह बताना चाहते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, अगर आपको लिबरेट होना है जीवन के अंदर, तो समाज की सेवा करिए और निष्काम कर्म करिए, सेल्फलेस एक्शन करिए, क्योंकि गीता भी यही कहती है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो। और इसी डायमेंशन के ऊपर विवेकानंद ने अपना डायमेंशन और अपनी फिलॉसफी लोगों को देने की कोशिश की। 1893 के अंदर अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका जाने के बाद वहाँ पे जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी शिकागो के अंदर, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एंड ही विल एड्रेस द होल क्राउड विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उससे समझ में आता था कि वसुदेव कुटुंबकम का जो विचारधारा है उससे कितने प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद, और कैसे समाज को एक रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि उठो जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए संकल्प करो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये सब विचारधारा से हमको समझ में आता है कि कैसे विवेकानंद ने अपना रिफॉर्म किया। विवेकानंद के सिवाय मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आपको एक मूवमेंट मिलेगा जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। ये मुस्लिम सोसाइटी के अंदर था, और मुस्लिम रिफॉर्म्स के रूप में आपको सैयद अहमद खान का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सैयद अहमद खान चाहते थे कि हमारा जो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम समाज के अंदर मुझे सुधार लाने हैं, और सुधार लाने के रूप में मैं ये चाहता हूं कि भारतीय समाज व्यवस्था में जो मुस्लिम समाज वो पीछा ना रह जाए, वो पिछड़े ना रह जाए, और वो पीछा और वो पिछड़ा ना रह जाए, इसके लिए मुझे एक कुछ नया करना पड़ेगा। इसी के कारण इन्होंने मुस्लिम समाज के आगे लाने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसके तहत सैयद अहमद खान लिखते हैं कि मैं मुस्लिम समाज को आगे लेके जाऊंगा। लेटर ऑन यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खासियत ये हुआ करती थी कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न साइंसेस और इस्लामिक एजुकेशन भी दिया जाता था यही इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे कि अपने समाज को आगे लेके जाए, और ये रिफॉर्मर्स ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की थी। सैयद अहमद खान इनफैक्ट उनमें से एक जेंटलमैन के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, असबाब बगावत हिंद। अगर आपने नाम सुना होगा ये किताब का,
तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। आप प्लस कोर्सेज के ऊपर आओ तो सैयद अहमद खान का पूरा विचारधारा के ऊपर डिस्कस कर पाएंगे। अलीगढ़ मूवमेंट की क्या खासियत थी, अलीगढ़ मूवमेंट की क्या वीकनेसेस थी, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट अलीगढ़ ने मुस्लिम समाज को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जहां वो मॉडर्न वे के अंदर एजुकेशन लेते हुए समाज को एक नई दिशाने की कोशिश करेंगे, जो रिलीजन के साथ भी था। अलीगढ़ के साथ साथ लास्ट मूवमेंट आपको मिलेगा सिख कम्युनिटी के अंदर, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है सिंह सभा मूवमेंट। क्या नाम है? सिंह सभा मूवमेंट। अब ये सिंह सभा मूवमेंट क्यों था? तो पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, जो चाहती थी कि हमको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो टीचिंग्स दिए गए हैं, द टीचिंग्स विच आर गिवन बाय गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के बताए रास्तों के ऊपर चलना चाहिए। और इसी के कारण गुरु गोविंद सिंह जी के टीचिंग्स के फॉलो करते हुए इन्होंने सिंह सभा मूवमेंट की स्थापना की। और सिखिज्म के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जाति प्रथा, भेदभाव, ऐसी परंपराएं जो सिख धर्म का कभी भाग नहीं रही है, उसकी शुरुआत होनी शुरू हुई थी। तो उसके रिएक्शन में सिंह सभा की शुरुआत होती है। सबसे पहले अमृतसर के अंदर शुरू होगी ठाकुर सिंह सेंधवालिया, और लेटर ऑन लाहौर के अंदर बनेगी 1879 के अंदर। इन सब इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सिख सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश की गई थी। और इन्हीं के द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई पंजाब के अंदर, जिसका नाम है खालसा कॉलेज। ये खालसा कॉलेज मूलभूत रूप से सिख एजुकेशन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था समाज व्यवस्था के तहत। और यहाँ से ही हमको देखने को मिलता है कि जो सोशल रिफॉर्म्स थे, ये सोशल रिफॉर्म्स के तहत हमको हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, सिख सोसाइटी, सब समाज के अंदर सुधार की आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और इसके कारण ही ये चैप्टर को हम लोग लैंडमार्क वे के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये चैप्टर जब कंक्लूड करेंगे तो आपको ये चैप्टर के एंड के अंदर स्लेवरी सिस्टम के बारे में दिखेगा, और कैसे ज्योतिबा फुले इनफैक्ट ये स्लेवरी सिस्टम को कंडेम करते हैं अपनी किताब के अंदर। यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर बहुत सारे इनफैक्ट स्लेव्स को लेके जाया जाता था अफ्रीका के अंदर, और मूलभूत रूप से वहां की जो प्लांटेशन इंडस्ट्री थी, वहां पे इनको सुबह से शाम तक काम कराया जाता था, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि स्लेवरी सिस्टम को लेके बहुत सारी चर्चा हुई। अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश की जाए कि ना की जाए, उसको लेके एक सिविल वॉर भी होता है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैनी पीपल व्हाइट एंड ब्लैक अपोज द स्लेवरी थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। लोगों ने आंदोलन किए थे अमेरिका के अंदर, और उन्हीं आंदोलन के अंदर से वी फाइंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब होता है, हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी में कैसे अमेरिका की क्रांति हुई। और अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, इसके आउटकम के तहत हमको ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने अमेरिका की क्रांति का जो डिक्लेरेशन था वो पब्लिक को हाईलाइट कराएंगे और बोलेंगे कि देखो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इतनी मेहनत करके क्रांति कराई थी और आप ये भेदभाव कर रहे हो। लेटर ऑन 1865 तक आते आते अमेरिका के अंदर ये स्लेवरी सिस्टम खत्म होती है, और इस तरह से स्लेवरी सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया था। उसकी पूरी स्टोरी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। इसके सिवाय आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस के अंदर आपको रुकिया हुसैन के द्वारा बनाई गई स्कूल के बारे में बोला गया है। फिर आपको पूछा गया है राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरसिंह पंटुलू, ज्योतिबा फुले, पंडिता रामाबाई पेरिया, मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। और क्या पूछा गया है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। किसी ने एजुकेशन पे काम किया, किसी ने कास्ट के ऊपर काम किया, किसी ने क्या काम किया, वुमेन के ऊपर काम किया। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding the marriage, inheritance of the property, etc. सही है कि गलत है साहब? इनिशियली नहीं था, लेटर ऑन सही हुआ। Social reformers had to discard the ancient text in order to argue for reforms in the social practices. No, my friend, they took the help of the social reforms और पुरानी किताबों का सहारा लिया। Social reforms got full support from all sections of the people of the country. No, my friend, this is false. सबने सपोर्ट किया थोड़ी सा। उसके बाद द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास इन देयर 1829। नो माय फ्रेंड, इट वाज पास इन देयर 1929। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है जो अलग अलग टाइम के ऊपर पास ऑन होगी। एंड वी सी मल्टीपल क्वेश्चंस आर गिवन कि व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक बाय मेनी पीपल इन द कंट्री। वुड सपोर्ट, कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाउ डिड ज्योतिबा रिफॉर्म्स जस्टिफाई द क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया।
Why did Fulle dedicated his book Gulamgiri to the American movement? हाँ, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले. What did Ambedkar wanted to achieve through the Temple Entry movement? ये सब चीजें हमने पढ़ी है. ज्योतिबा फुले एंड नाइकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. क्यों राष्ट्रीय आंदोलन का क्रिटिसिज्म करते थे? दोनों का मानना था कि ब्राह्मण लोग हैं वो हमारा उपयोग करेंगे और उसके बाद हमारा शोषण करेंगे. इट्स बेटर हम लोग उनको नेशनल मूवमेंट के अंदर सपोर्ट ना करें. ठीक है, तो इस प्रकार के डायमेंशंस आपको इसके अंदर से मिलते रहेंगे. ये चैप्टर यहाँ पे ही कंक्लूड हुआ है. हम लोग जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड विल बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी में फर्दर क्या लिखा जाता है, किस तरह से फर्दर एडवांसमेंट होंगे. उन सब टॉपिक्स के ऊपर आगे चलते हुए हम लोग ये चैप्टर को और ये एनसीईआरटी को बहुत जल्द कंक्लूड करेंगे. प्लीज़ यूज़ द कोड PN Live एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट आपको ऑफ मिल जाएगा रेफरल के अंदर. इसके सिवा अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझे ये कॉन्टैक्ट पे ज़रूर नंबर के ऊपर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Pratik UPSC is my official Telegram channel and please follow me on Unacademy for any kind of special classes and the classes update. You will get all the details about that. मैं ज़रूर से आपको वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए. ये नंबर है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करिएगा, मेरी टीम आपको हेल्प कर पाएगी टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड मल्टीपल इश्यूज. जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उन सब के ऊपर भी मैं आपकी मदद करता रहूँगा. यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ, ये सेशन को यहाँ पे ही रोकते हैं और जब नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे. Like, share and subscribe to this platform and keep studying. I'll see you in the next session. Thank you very much.